हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, क्लास 11th के प्रीवियस टॉपिक में हमने ये स्टडी किया था कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी थे, उसका भी हमने डिस्कशन किया था। अब जैसे देखिए, उस एक्सेप्शनल केसेस में हम ऐसा क्यों करते हैं कि ज़्यादा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है और स्टेबिलिटी जो रहती है वो किस तरीके से मैटर करती है, वो आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए, एग्जाम्पल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं क्रोमियम से। तो क्रोमियम, हमें पता है कि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24। तो अब देखिए, इसमें एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, चलो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे कि अगर हम आर्गन के फॉर्म में रखें, नोबल गैसेस के फॉर्म में लिखे, तो ये आर्गन हो गया, आर्गन का 18 यहाँ पर हो गया, फिर हो जाता है 4s2 और उसके बाद में आता है 3d4। तो मैं इसको 4s2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ऐसे देखो 3d4 है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, ये हमें पता है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 3d4। तो 4 हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं, 1 2 3 4। बट जब हम इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जब हम इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम कैसा होता है, देखो ये Ar जो 18 है वो तो एज इट इज ही रहेगा, और साथ में यहाँ पर आ जाता है 4s1 3d5। इट मीन्स यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठा के उसको लिया किया जाता है d ऑर्बिटल में, क्योंकि d ऑर्बिटल में उस इलेक्ट्रॉन को रखने की जगह होती है, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। तो ये होता है हमारा एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्टेड ये था, बट एक्चुअली ऐसा होता है। सिमिलरली अगर हम कॉपर का भी देखें, तो कॉपर में भी ऐसा ही होता है कि कॉपर में जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डिफरेंस आता है। वहां पर भी हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम जो है प्रेफरेंस देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से, तो देखिए यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की, ये जो स्टेबिलिटी होती है ये बेस्ड रहती है 2 फैक्टर्स पे। अब ये कौन कौन से 2 फैक्टर्स है, चलिए अभी हम इसको ध्यान से समझते हैं। और देखिएगा बेटा, ये जो है स्टेबिलिटी जो है हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है जब हम ये देखेंगे हमारे और भी जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आएंगे, जब उस टॉपिक्स में जब हम इसको स्टडी करेंगे तब ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, स्टेबिलिटी जो फैक्टर जो है ये स्पेसिफिकली डिपेंड करता है 2 टॉपिक्स पे। तो कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले तो होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, पहला तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या स्टडी करते हैं, हम ये देखते हैं कि किसी भी एटम की स्टेबिलिटी डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सिमेट्री में। जैसे कि अब आप देखते हो कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरे 5 है तो ये सिमेट्रिकल माना जाएगा। तो जो भी सिमेट्रिकल जो रहता है ये क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये सिमेट्रिकल क्या रहता है, हमेशा ज़्यादा स्टेबल रहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़, देखो यहाँ पर हमें की कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, हमें की कॉन्सेप्ट ये याद रखना है हमें यहाँ पर, कि जो भी मोर सिमेट्रिकल होगा वो लीड्स टू द स्टेबिलिटी। जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी। वो क्या होगा, उसकी ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी, लीड्स टू दी ग्रेटर स्टेबिलिटी, राइट। अब दूसरा जो है हम देखते हैं, ये जो है वो है एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा कौन सा है, एक्सचेंज एनर्जी। अभी एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। तो हमने पहले कंपोनेंट में क्या देखा, हमने ये देखा कि जितना ज़्यादा हमारा सिमेट्रिकल होगा, हमारा कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल होगा, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। अब हम देखते हैं एक्सचेंज एनर्जी। अब एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर एक और की कॉन्सेप्ट आता है जो हमें याद रखना है, वो होता है एक्सचेंजेबल एनर्जी। सो हम कहेंगे मोर
more the number of exchangeable energy, more the number of exchangeable energy, more the number of exchangeable energy positions, more will be stability. हम क्या कहेंगे? more will be stability. अब देखिए ये किस तरीके से हो सकता है. अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ समझने के लिए. हमारे पास में हम D4 और D5 का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमने देखा था कि क्रोमियम ने हमें D4 जो कॉन्फ़िगरेशन था उसकी जगह हमने D5 किया. तो ऐसा क्यों किया वो मैं आपको समझाती हूँ. जैसे आप मान के चलिए इन केस ऑफ क्रोमियम हम क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ क्रोमियम के केस में देखो, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कैसा था? AR और उसके बाद में यहाँ हमने लिखा था 4s2 और यहाँ लिखा था 3d4. अब अगर ये 3d4 है तो देखो यहाँ पर 3d4 जो है तो मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ इसको ऐसे. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो गया. अब देखो अब क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन 1 है हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन 1 है ये क्या करता है? इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, साथ में इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है और इसके साथ एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है. ठीक है, तो ये बात हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, तो इसकी एक्सचेंजेबल एनर्जी कितनी हो गई है? 1 2 3. तो इसकी एक्सचेंजेबल एनर्जी जो है वो हो गई है 3. राइट, इसकी कितनी हो जाएगी एक्सचेंजेबल एनर्जी? 3. अभी हम बात कर रहे हैं 3d4 की. अब आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन 2 पे. जो हमारा इलेक्ट्रॉन 2 जो है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. इसको जब हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, तब देखिए एक ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं. सो ये 1 2 3 4. अब देखो सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है. इट मीन्स यहाँ पर वैल्यूज कितनी आई? 2. सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन 3 के लिए. अब इलेक्ट्रॉन 3 में क्या होगा, हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए अच्छे से. देखिए यहाँ पर ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया. तो ये जो है ये इसके साथ एनर्जी अपनी एक्सचेंज कर सकते. देखो कोई भी बैकवर्ड में नहीं जाते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? हमेशा जो फॉरवर्ड में है उसी के साथ जाएंगे. और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने होंगे? ये होंगे 3 + 2 + 1 इट मीन्स 6. कितने हो गए? 3 + 2 + 1 इट मीन्स 6. ये हुआ कंडीशन हमारा 3d4 में. किसमें हुआ? 3d4 में. अब हम 3d4 के बाद में हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा 3d5. अब देखिए अब हम इन केस ऑफ क्रोमियम और उसमें कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? ये AR, यहाँ हो जाएगा 4s1 3d5. तो हम बात कर रहे हैं 3d5 की. अब देखिए 3d5 में क्या हो रहा है? 3d5 में यहाँ पर हम इस तरीके से लेंगे ऐसे. 3d5 में हमारे पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स है. देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया. तो अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 की एक्सचेंजेबल एनर्जी देख लेते हैं कितनी होती है. इलेक्ट्रॉन 1 मतलब इसकी बात कर रहे हैं तो देखो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, साथ में इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है और लास्ट में इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है. मतलब 4 हो जाएगा. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन 2 की. देखिए इलेक्ट्रॉन 2 की भी बात करेंगे हम. सिमिलरली ड्रॉ कर लेंगे पहले इसको यहाँ पे और फिर हम देखते हैं. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली एक्सचेंजेबल एनर्जी के लिए. राइट, सो ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लिख दिए हैं. देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ लिख दिए. सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ में एक्सचेंज कर सकता है और साथ में इसके साथ में. तो इसकी वैल्यू हुई 3. ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ये कि हम क्यों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से समझते हैं. देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि हम जो समझ रहे हैं वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए. उसके बाद में अगर मैं स्टार्ट करती हूँ इलेक्ट्रॉन 3 के लिए. देखिए इलेक्ट्रॉन 3 के लिए, तो इलेक्ट्रॉन 3 के लिए हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास में देखिए यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 4 और 5. अब इलेक्ट्रॉन 3 किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है? इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, मतलब इसकी वैल्यू हो गई 2. अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन 4 के लिए. अब देखिए इलेक्ट्रॉन 4 में क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन 4 जो है इसमें हम इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे होगी, 1 2 3 4 5 हो गई। अब हम फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, जब हम टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस सिचुएशन में 4 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 10। अब देखिए बेटा प्रीवियसली जो हमने स्टडी किया था, प्रीवियसली में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 6। देख सकते हो आप, यहाँ 6 आई थी और यहाँ 10 आई थी। इट मीन्स हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, इट मीन्स मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल एनर्जी, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल एनर्जी और एक्सचेंजेस, more the number of exchanges, more will be the stability, more will be the stability। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम इसकी स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, राइट। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली, more will be the stability, more will be the stability। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, राइट। सो स्टूडेंट ये हुआ हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हम स्टडी करते हैं कि मोर स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड किस तरीके से हो सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।